हेलो एवरीवन बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट में। और लास्ट टाइम मैंने आपको संविधान की प्रकृति के विषय में पढ़ाया था और आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चे संविधान के स्रोत कि भारतीय संविधान को कहाँ कहाँ से लिया गया है और कहाँ कहाँ से चीज़ों को सुधार करके और भारतीय संविधान में रखा गया है। तो ये हमारा हेडिंग मैंने पहले लिख लिया क्योंकि लिखने में समय बर्बाद होता। बच्चे ये जो टॉपिक्स हैं ये एक्चुअली संविधान में यही पढ़ाए जाने हैं, तो इसलिए इनको मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, बाकी तो डिटेल में इन्हें आगे पढ़ना ही है किसी न किसी अनुच्छेद में। ठीक है, तो इसलिए अगर कोई इसमें से कोई बिंदु समझ ना आए तो उसे केवल और केवल ध्यान रखना, क्योंकि आगे इनको एक्सप्लेन करना ही है, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए, तो भारतीय संविधान के स्रोत का मतलब भाई कहाँ से लिया गया है। भारतीय संविधान के अंदर जो आर्टिकल है, ठीक है, तो वो लिए कहाँ से गए हैं। तो भारत शासन अधिनियम, बच्चों भारत शासन अधिनियम सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि हमारे 250 अनुच्छेद लगभग 250 अनुच्छेद जो है वो भारतीय संविधान में जो लिए गए हैं वो भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। अब ये भारत शासन अधिनियम क्या था, तो जब बच्चे अंग्रेज भारत में शासन किया करते थे तो ब्रिटेन की संसद से कुछ अधिनियम जो है पास होकर के और भारत में कानून चलाने के लिए आते थे। उन्हीं में एक है भारत शासन अधिनियम। तो भारत शासन अधिनियम में भी अपने कानून थे, उन्हीं कानून में से 250 अनुच्छेद हमने थोड़ा बहुत परिवर्तन करके या फिर बिना परिवर्तन किए इसी प्रकार रख दिए गए हैं। तो भैया पूरे भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव, भाई 395 आर्टिकल तो हमारे हैं, है ना, और उसमें से 250 अनुच्छेद केवल और केवल किससे लिए गए, भारत शासन अधिनियम से। तो भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका दिखाई देगा, भारत शासन अधिनियम का। दूसरा पॉइंट है ब्रिटेन। बच्चे ब्रिटेन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रिटेन ने भारत पर शासन किया। एक्चुअली ब्रिटेन का प्रभाव इसलिए भी ज्यादा दिखता है भारतीय संविधान में क्योंकि ब्रिटेन ही ने आई थिंक भारत में शासन प्रणाली एक तरह की चलाई थी। भाई भारत में कानून चलाना आजादी से पहले ये किसका काम था, ब्रिटिशों का ही तो काम था, अंग्रेजों का काम। तो इसलिए उन्हीं का प्रभाव ज्यादा भी दिखता है। ब्रिटेन से ली गई है संसदीय प्रणाली, द्विसदनीय व्यवस्था, राज्यसभा लोकसभा। तो संसदीय प्रणाली जो है जिसमें 2 सदन होंगे, एक उच्च सदन होगा और एक निम्न सदन होगा, तो वो कहाँ से लिए गए हैं बच्चों, वो लिए गए हैं आपके ब्रिटेन से। इसी तरह से बच्चों एकल नागरिकता, एकल नागरिकता का मतलब आप जानते हैं, एकल नागरिकता माने जो नागरिकता केंद्र देगा, ये ब्रिटेन से ली गई है। मैंने आपको बताया था कि केवल हमारे यहाँ केंद्र नागरिकता देता है, राज्य नहीं। अमेरिका के अंदर केंद्र भी नागरिकता देता है और राज्य भी नागरिकता देता है, वहां दोहरी नागरिकता है। कैसी नागरिकता बच्चों, दोहरी नागरिकता। तीसरा है अभिभाषण। अभिभाषण बच्चों किसका, राष्ट्रपति का अभिभाषण। जब आम चुनाव के बाद सदन पहली बार लगता है, जब सदन बैठता है तो वहां राष्ट्रपति का भाषण होता है, जिसको विशेष रूप से राष्ट्रपति का अभिभाषण कहा जाता है। बच्चे जो राज्यवार जिलों में कलेक्टर के पद होते हैं वो भी कहाँ से लिए गए हैं, ब्रिटेन से। ठीक है, तो कलेक्टर का पद भी कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों अमेरिका। अमेरिका में मौलिक अधिकार, अमेरिका के संविधान से हमारे संविधान में मौलिक अधिकार लिए गए हैं जो आर्टिकल 12 से 35 तक है। कहाँ है, 12 से 35 तक, जो हम पढ़ेंगे डिटेल में। मौलिक अधिकार आप जानते होंगे कि आज अगर आप कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, अपने देश के अंदर आजीविका कमा सकते हैं, रह सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, ये सब किसके अधिकार है बच्चों, ये सब कौन से अधिकार हैं, मौलिक अधिकार। यदि आपकी स्वतंत्रता कोई बाधित करता है, आपको कहीं जाने से मना करता है, आपको रोकता है, तो फिर आप इनके उल्लंघन में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि संविधान का, कानून का जो संरक्षक है, गार्जियन है, वो कौन है बच्चों, सुप्रीम कोर्ट है, खासतौर से मूल अधिकारों का संरक्षक। ठीक है, तो इन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार। लेकिन मौलिक अधिकार का मतलब ये नहीं है आपको इतनी स्वतंत्रता है कि ये शर्त ही नहीं है, कोई बिना शर्त के स्वतंत्रता, जो मन चाहे वो करो, नहीं, सशर्त मौलिक अधिकार है, वो हम पढ़ेंगे। राष्ट्रपति पर महाभियोग। बच्चे राष्ट्रपति पर महाभियोग ये है कि राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाए, तो उसकी एक प्रक्रिया है, वो कहाँ से ली गई, अमेरिका से। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको हटाने की प्रक्रिया भी कहाँ से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। और आगे देखेंगे प्रस्तावना। बच्चों प्रस्तावना जो ली गई है अमेरिका, देखो 2 चीजें हैं समझना, जो प्रस्तावना का कंसेप्ट है वो अमेरिका से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की जो विशिष्ट भाषा है वो बच्चों ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, अमेरिका से, लेकिन इसकी विशिष्ट भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। बच्चों न्यायिक पुनर्विलोकन, ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन माने पुनः अवलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि अगर न्यायालय के द्वारा कोई इस तरह का फैसला दे दिया जाता है जो कि उचित नहीं है या ठीक नहीं लगता, तो उसका पुनर्वलोकन जो है किया जा सकता है, उसका पुनः अवलोकन किया जा सकता है। न्यायपालिका का पृथक्करण,
बच्चों न्यायपालिका अपने आप में पृथक और स्वतंत्र है, उस पर किसी का भी प्रभाव नहीं दिखता। जैसे कि आप देखते हैं तीन संस्थाएं हैं, कार्यपालिका है, विधायिका है और तुम्हारा न्यायपालिका है। तो कार्यपालिका और विधायिका तो एक दूसरे से फिर भी कहीं ना कहीं अटैच हैं, जुड़े होते हैं, ठीक है। लेकिन न्यायपालिका जो है बिल्कुल पृथक है, क्योंकि अगर कार्यपालिका और विधायिका यानी सरकार से अगर न्यायपालिका मिल जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि न्यायपालिका स्वतंत्र फैसले दे पाएगी। और न्यायपालिका का काम है न्याय करना, और न्याय कभी भी पक्ष रख के नहीं किया जा सकता, एकदम निष्पक्ष रह के काम करने में ही न्याय मिलेगा। न्याय का अर्थ ही है कि निष्पक्ष रहिए। चलिए नंबर 4 देखते हैं बच्चों, आयरलैंड। आयरलैंड से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व। हालांकि बच्चों एक चीज और बता देता हूँ, नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड और स्पेन दोनों से लिए गए हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन जब भी आएगा तो आयरलैंड देते हैं, स्पेन नहीं देते हैं, ठीक है। तो नीति निर्देशक तत्व हमारे कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में बच्चों करीब 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। कितने सदस्यों का, 12 सदस्यों का। तो वो 12 सदस्यों को मनोनीत करना, मन से चुन लेना उनको, तो वो राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। बच्चे लोकसभा में 2 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, क्यों वो मैं बताऊंगा। नंबर 5 ऑस्ट्रेलिया। बच्चों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने ली है संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक का मतलब क्या है बच्चों, जैसे कोई कानून है तो वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास कराना होता है, अगर वो धन विधेयक नहीं है तो। अब धन विधेयक क्या है छोड़ो, कोई भी कानून बनाना है तो पहले एक विधेयक प्रस्ताव पारित करना पड़ता है, वो लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग वोटों से पास कराना पड़ता है। जब वो लोकसभा राज्यसभा में पास हो जाएगा तभी राष्ट्रपति उस पर मोहर लगाएगा और वो कानून बनेगा और देश के अंदर लागू होगा। लेकिन सोचिए अगर लोकसभा ने कोई कानून पास कर दिया और राज्यसभा ने नहीं करा, मान लो इनमें आपस में विवाद हो जाए कोई कानून को लेकर, इसने पास कर दिया, इसने पास नहीं करा, ये राज्यसभा ने पास कर दिया, लोकसभा ने पास नहीं करा, तो बच्चों होगा क्या कि कोई कानून बन ही नहीं पाएगा। यानी कि अगर कभी लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो जाए तो राष्ट्रपति एक बैठक कॉल करता है, बुलाता है, जिसको संयुक्त बैठक कहा जाता है। आर्टिकल 108 में है ये, और संयुक्त बैठक के तहत उनके जितने भी आपसी दिक्कतें हैं उनको जो है निपटाया जाता है, और उसके बाद जो है वो ठीक ठाक हो जाएंगे। तो संयुक्त बैठक का मतलब है लोकसभा राज्यसभा को एक साथ बैठाकर उनके बीच का झगड़ा दूर करना, तो ये संयुक्त बैठक कहलाती है। इसको राष्ट्रपति कॉल करता है बच्चों, है ना। राष्ट्रपति बुलाएगा लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है। जो क्वेश्चन आते हैं मैं बता देता हूँ। केंद्र राज्य संबंध, बच्चे केंद्र और राज्यों के बीच संबंध और केंद्र राज्य संबंध नाम का एक चैप्टर पढ़ेंगे हम। और केंद्र पर राज्यों के बीच में शक्तियों का जो विभाजन है वो भी कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। बच्चे जो भारत में समवर्ती सूची है, मैंने 3 सूची बताई थी जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक तो राज्य सूची थी, एक संघ सूची थी और एक समवर्ती सूची थी। राज्य सूची में वो विषय होते थे जिन पर राज्य कानून बनाएगा, संघ सूची में वो विषय होंगे जिन पे केंद्र कानून बनाएगा, और बच्चे समवर्ती सूची में वो विषय होंगे जिन पे राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। तो समवर्ती सूची का कंसेप्ट हमारा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब जितना बोर्ड पे आया मैंने लिख दिया, कुछ और कंट्रीज बच गए हैं उनके बारे में बच्चों आपको लिखा देता हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं कनाडा। किसी की कोई क्वेरी है बच्चों तो क्वेरी जो है अपनी कमेंट सेक्शन में दे सकता है। कोई भी व्यवहारिक रूप से अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बात हमें नहीं बताई गई है या कुछ कभी कभी कुछ छूट भी सकता है, लेकिन वैसे सिलेबस से संबंधित मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इधर उधर की बात जैसे कि भाई हमारा IPC है, CRPC है, तो हालांकि बीच में बता दूंगा उनको, टेंशन मत लो, फिर भी पूछ सकते हैं। आपका मन है पहले तो पहले पूछ सकते हैं। देखो अब हम चलते हैं नेक्स्ट कनाडा के संविधान से। तो भाई कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है ये हम देखते हैं। तो कनाडा के संविधान से लिया गया है कि संघवाद, संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था क्या है कि भाई एक संघ होगा और उसमें राज्य जुड़े होंगे, राज्यों से मिलकर एक संघ बनेगा, ठीक है। यानी कि यूं भी कह सकते हैं सशक्त केंद्र का बना होना, सशक्त केंद्र यानी मजबूत केंद्र का होना। तो केंद्र मजबूत होना चाहिए, केंद्र सरकार केंद्र जो होनी चाहिए, केंद्रीय व्यवस्था कनाडा में। तो सशक्त केंद्र की व्यवस्था की गई है। संघीय व्यवस्था में राज्यों से मिलकर एक संघ बना होगा, ठीक है बच्चे। इसमें जो है कोर्ट का परामर्श, न्याय निर्णयन, कोर्ट का परामर्शीय न्याय निर्णयन, ये क्या होता है मैं बता देता हूँ। देखो जो अगर देश का राष्ट्रपति ये चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज से मैं क्या लूं, परामर्श लूं किसी लोकहित के मुद्दे पर, जनहित के मुद्दे पर, जनता के संबंध में किसी मुद्दे पर
अगर मैं राष्ट्रपति चाहे तो क्या ले सकता है, राष्ट्रपति चाहे तो ये परामर्श ले सकता है। हालांकि जो परामर्श दिया जाएगा उस परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। अगली बच्चे एक और इंटरेस्टिंग बात है जो सबसे ज्यादा आती है कनाडा से, अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में पाया जाना। अब ये क्या बात हुई बच्चों, अपशिष्ट शक्तियां कौन सी है बच्चों? मैंने तुम्हें बताया था 3 सूचियां बताई थी मैंने। फर्स्ट ऑफ ऑल संघ सूची, एक राज्य सूची बताई थी, एक बताई थी बच्चों समवर्ती सूची। संघ सूची में वो विषय आएंगे जिन पे केंद्र होल्ड करेगा, कानून कौन बनाएगा, केंद्र। जैसे कि मैंने बताया था रेलवे हो गया, आपका डाक विभाग हो गया, आपकी फोर्स हो गई, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं। राज्य सूची में वो विषय आएंगे, वो मुद्दे होंगे जिन पर राज्य ही कानून बनाएगा, राज्य सरकार कानून बनाएगी। जैसे राज्य की पुलिस है, सिंचाई है ना, और मेले वगैरह लगते हैं या तो ठीक है लोकल चीजें आएंगी, ठीक है। तो राज्य सूची उन पर कानून। एक होती है समवर्ती सूची, इसमें ऐसे विषय होंगे जैसे कि वन और शिक्षा और भी है। तो इन पे कानून जो है राज्य भी बना सकता है, केंद्र भी बना सकता है, दोनों मिलकर बना सकते हैं, ठीक है। ये बात बताएगी। लेकिन अब कुछ ऐसे विषय हैं जो इनसे भी बच गए, तो उन्हें क्या कहेंगे, अपशिष्ट। अपशिष्ट माने जो बच चुके हैं, अवशेष हैं। तो अपशिष्ट विषय वो किसको दिए जाए? अपशिष्ट विषय रह गए कुछ जो ना इस सूची में आए, ना इस सूची में, ना इस सूची में। तो उन अपशिष्ट विषयों को किसको दे दिया गया बच्चों? उन अपशिष्ट विषयों को केंद्र को दे दिया गया। और अपशिष्ट विषयों को केंद्र को दिया जाना ये कहां से लिया है? कनाडा में। क्योंकि कनाडा के संविधान में अपशिष्ट विषय किसके पास होते हैं बच्चों? केंद्र के पास होते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरे बच्चे राज्यपालों की नियुक्ति। तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति का कंसेप्ट जो लिया गया है वो भी कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। तो ये भी मैं लिख देता हूं, राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। तो ये कहां से ली गई है? कनाडा से, ठीक है। और बच्चों तीनों सूचियों का बंटवारा भी कहां से लिया गया है? कनाडा से। तो ये कनाडा हो गया। आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड में वीडियो चेक कर लेता हूँ, ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। इसमें जर्मनी का वाइमर संविधान, ये जर्मनी का संविधान। जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान भी कहा जाता। जर्मनी का वाइमर संविधान। जर्मनी के वाइमर संविधान से जो इंटरेस्टिंग बात यह है बच्चे, इसमें एग्जाम में जब भी आता है ये, तो इस पे कहा जाता आपात उपबंध। आपात उपबंध। बच्चों एक चीज बता देता हूँ, मैं क्लियर कर देता हूँ कि वैसे तो जो एम लक्ष्मीकांत नामक पुस्तक है भाई, संविधान की बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है यूपीएससी वगैरह के लिए। तो उसमें लिखा है कि आपात उपबंध के दौरान मूल अधिकारों का प्रतिस्थापन। लेकिन एग्जाम में, मैंने वनडे एग्जाम्स में कई बार देखा है कि जर्मनी के वाइमर संविधान से ये पूछा जाता है क्या लिया है, तो आप लगाएंगे आपात उपबंध। क्या लिया है? आपात उपबंध। लेकिन एक्चुअली आपात उपबंध लिए गए हैं भारत शासन अधिनियम से। किससे? भारत शासन अधिनियम 1935 से, ठीक है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वनडे एग्जाम्स में जब भी क्वेश्चन आता है कि जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है, तो आपात उपबंध उसमें ऑप्शन होता है, तो आप इसी को क्लियर करेंगे। अब आपात उपबंध है क्या? तो आपात कहते हैं इमरजेंसी, है ना, मुसीबत का समय, मुसीबत की घड़ी। उपबंध कहते हैं बच्चों उपचार को। तो आपात के समय क्या उपचार हो, ठीक है। तो आपात उपबंध में 3 हमारे आर्टिकल आते हैं। एक बच्चे आता 352, एक आता 356 और एक आता बच्चों 360, ठीक है। ये क्या है? तो ये होता है बच्चे राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के तहत देश के अंदर नेशनल इमरजेंसी लग जाएगी यदि कोई
बाहरी देश हमारे देश पे क्या कर दे, आक्रमण कर दे, या हमारे देश के अंदर ही सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या लग जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। इसमें क्या होता है बच्चे, मूल अधिकार जो होते हैं आदमी के, जैसा आज की डेट में हमारे मूल अधिकार क्या है कि हम जा सकते हैं, आ सकते हैं। फिलहाल तो लॉकडाउन है, तो देश की सुरक्षा के कारण भी स्थगित किया जा सकता है उन्हें, आंतरिक सुरक्षा को लेकर। तो मूल अधिकार रहते हैं हमारे, स्वतंत्रता, घूमना फिरना, इधर उधर जाना, तो ये सब क्या हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं कुछ समय के लिए, है ना, सस्पेंड हो जाते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल भाई युद्ध छिड़ा हुआ है मान लो, तो उस समय ये सब नहीं होगा। नहीं तो लोग उठा के तो बहुत सारे तो बाहर ही निकल जाएंगे, झोला उठा के अपना और देश के बाहर निकल जाएंगे बोरिया बिस्तर के साथ। 356 में और डिटेल में बताऊंगा, अभी मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ जब ये चैप्टर आएगा हमारा। 356 आर्टिकल 356 की बात करते हैं तो इसमें रहता है राष्ट्रपति शासन। क्या रहता है बच्चों, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन का क्या मतलब है, राष्ट्रपति शासन का मतलब ये है आर्टिकल 356 में कि जब राज्य के अंदर, ये राज्य में लगता है, ठीक है, जब राज्य की सरकार किसी भी तरह से संवैधानिक रूप से उस राज्य का शासन चलाने में विफल हो जाती है और राज्यपाल इस बात की संस्तुति कर देता है, अनुमोदन कर देता है, किससे, राष्ट्रपति से, कि भाई इस राज्य सरकार के बस की बात नहीं है कि ये संवैधानिक तरीके से राज्य का क्या चला पाएगी, राज्य का शासन चला पाएगी, है ना। तो उस केस में राष्ट्रपति क्या कर देता है, उस राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा देता है, ठीक है। आर्टिकल 360 होता है वित्तीय आपात। क्या होता है बच्चे, वित्तीय आपात। तो अगर आप वित्तीय आपात की बात करते हैं तो ये इस केस में लगता है जब जो हमारी केंद्र सरकार है तो वो शासन चलाने में असमर्थ है, किस रूप से, फाइनेंशियली रूप से वो वीक हो चुकी है, पैसा उसके पास समाप्त हो चुका है और देश की योजनाएं और देश से संबंधित जो फाइनेंशियली क्रियाकलाप है वो चलाने में असमर्थ हो चली है, तो देश में वित्तीय आपात लगाया जा सकता है, जिसमें वेतन भत्ते वगैरह कटने शुरू हो जाते हैं सरकारी कर्मचारियों के। और ऐसा बच्चों लॉकडाउन की स्थिति में भी हो सकता है अगर लॉकडाउन लंबा चलता रहा तो, क्योंकि सरकार कमजोर हो जाएगी, क्योंकि इस समय तो सब चीज बंद है, काम बंद है, टैक्सेस कहाँ से आएंगे, सरकार का रिवेन्यू कहाँ से इकट्ठा होगा, राजस्व, तो इस समय वित्तीय आपात की स्थिति लग सकती है अगर ये लॉकडाउन यूं ही लंबा चलता रहेगा तो ये था बच्चे यहाँ जर्मनी का वाइमर संविधान में क्या लिया गया है, आपात उपबंध। ये भूल जाओ क्या लिया गया है, आपात उपबंध, ठीक है। और ये इसमें क्या आते हैं, आर्टिकल 352, 356, 360। हालांकि इसको बच्चों मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था। तो ये था जर्मनी का आपका वाइमर संविधान। चलिए और देख लेते हैं, सोवियत रूस, सोवियत संघ कह लो, आपको पता होगा सोवियत संघ था 1991 से पहले, 1991 में, ये बाद में बहुत सारे देश निकले इसमें से अलग अलग बन गए, जिसमें फिर रूस भी बना 1991 में, ठीक है। तो सोवियत संघ से हमने लिए है बच्चों मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य क्या है कि भाई आदमी एक नागरिक होने के नाते आपको क्या करना चाहिए, आपको नागरिक होने के नाते देश राष्ट्र प्रेम की भावना रखनी चाहिए और देश को किसी प्रकार की अपने क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। तो ये क्या है बच्चों, मूल कर्तव्य। तो सोवियत संघ से हमने क्या लिया है, मूल कर्तव्य। और प्रस्तावना में न्याय का जो आदर्श लिया है, प्रस्तावना में किसका आदर्श, प्रस्तावना में, प्रस्तावना ये इसके बाद टॉपिक न्याय का आदर्श। तो प्रस्तावना में जो बच्चों न्याय का आदर्श लिया है वो कहां से लिया है, वो लिया गया है सोवियत संघ से। तो दो चीजें याद रखेंगे इसमें, इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट जो है वो इंपॉर्टेंट ये है, मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है हमारी वो कहाँ से ली गई है। आगे देखते हैं बच्चे, नेक्स्ट फ्रांस। तो बच्चों फ्रांस से क्या लिया है ये देखते हैं। हमारे देश की व्यवस्था है गणतंत्रात्मक। तो बच्चों ये गणतंत्रात्मकता कहाँ से ली गई है, फ्रांस से ली गई है। गणतंत्र का मतलब मैंने बताया था कि देश का हेड ऑफ स्टेट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है निर्वाचित होना चाहिए। तो यूं नहीं आनुवंशिक रूप से आ गया राजा बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है बच्चे। हमारे संविधान के अंदर प्रस्तावना में समानता, बंधुता व स्वतंत्रता के जो आदर्श लिए गए हैं, है ना, भाईचारा, समानता, बंधुता, भाईचारा और स्वतंत्र समानता, इक्वालिटी, ठीक है। तो ये इसके जो आदर्श लिए गए हैं कहां से लिए गए हैं, फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं बच्चों आगे तो ये इंपॉर्टेंट है, गणतंत्रात्मकता कहां से ली गई है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दक्षिण अफ्रीका।
तो बच्चों दक्षिण अफ्रीका से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, संविधान संशोधन की क्रिया, क्या मैं लिख रहा हूँ यार, संविधान संशोधन प्रक्रिया और आर्टिकल 368 कि संविधान में संशोधन कैसे हो, इसकी प्रक्रिया कहां से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से। और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता, दूसरा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, कि राज्यसभा के सदस्यों को कैसे चुना जाए उसकी प्रक्रिया। मैंने पीछे जो पढ़ाया वो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन नहीं है, मनोनयन है। वहां केवल 12 सदस्यों की बात हुई है, यहाँ अन्य सदस्यों की बात हुई है। तो दो चीज दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368, और दूसरा बच्चे राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है बच्चों, तो ये आपको पता चल गया संविधान के स्रोत जो है। भारतीय संविधान हमारा लगभग 60 देशों के संविधान से मिलकर बना है। 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया और उसके बाद संविधान के अंदर, अपने भारतीय संविधान के अंदर अलग अलग संविधान से अलग अलग चीजें, अलग अलग कानून, अलग अलग प्रक्रियाएं जो है इसमें निहित की गई हैं, और इस तरह से बना है भारतीय संविधान। और इसीलिए चूंकि सभी संविधानों का अध्ययन करने के बाद सभी संविधानों से कुछ ना कुछ भारत के संविधान में लिया गया है, इसलिए भारतीय संविधान लिखित रूप से सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है बच्चों, तो आपको बात समझ आ रही होगी। ठीक है, अब आगे हम पढ़ने वाले हैं बच्चों प्रस्तावना। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रस्तावना। तो चलिए प्रस्तावना शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों उसको प्रीएम्बल। पहली चीज प्रस्तावना क्या है, ठीक है बच्चों, और ली कहां से गई है? तो बच्चों प्रस्तावना ली गई है अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना को लिया गया है भारतीय संविधान के अंदर। प्रस्तावना क्या होती है, पहले तो कुछ बच्चों को मैं ये बता दूं। जैसे कोई बुक लिखी जाती है बच्चों, आपने देखा होगा, तो इस बुक के जो पहला पेज होता है उस पर ये बताया जाता है कि हम इस पुस्तक को किस उद्देश्य से बना रहे हैं, इस पुस्तक का उद्देश्य क्या है, और इस पुस्तक में क्या क्या चीजें रहने वाली हैं, इस पुस्तक में क्या क्या चीजें रहेंगी, है ना, क्या उद्देश्य है इसके। तो वही उद्देश्य से प्रस्तावना होती है। ठीक है, किसी भी पुस्तक की कि उसको क्यों बनाया गया है, तो एक प्रस्तावना होती है जो आरंभ में लिखी जाती है, वही है प्रस्तावना। अब देखो प्रस्तावना के संबंध में क्या कह सकते हैं। तो प्रस्तावना, जब इतनी प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना बच्चों, इसीलिए प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, प्रस्तावना को कहा जाता है संविधान का परिचय पत्र। क्यों कहा जाता है भाई परिचय पत्र? किसने कहा? ये कहा N.A. पालकीवाला, ज्यूरिस्ट थे N.A. पालकीवाला। तो इन्होंने परिचय पत्र क्यों कहा? क्योंकि भैया किसी चीज की प्रस्तावना जो है वही तो ये बताती है कि ये संविधान है क्या, इस संविधान के अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं, क्या गुण हैं, क्या इसके विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं सारी संक्षिप्त रूप में किसमें रख दी जाती है, प्रस्तावना में रख दी जाती है। प्रस्तावना को और क्या कहा जाता है? और कहा जाता है संविधान की आत्मा। बिल्कुल, क्योंकि ये संविधान का क्या है, निचोड़ है, एक तरह का क्या है, सार है। तो संविधान का की आत्मा, ये एग्जाम में बहुत आता, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, और ऐसा सभी लोगों ने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था, और जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने भी कहा था, संविधान की आत्मा। ठीक है, संविधान का सार भी कहा जाता है। सार इसलिए कहते हैं क्योंकि जो संविधान की प्रकृति है वो प्रदर्शित करती है, संविधान का सार कहा जाता है। ठीक है, तो और बच्चों अगर कई बार संविधान में इस बात की उलझन है कि संविधान की प्रकृति को लेकर, संविधान के किसी कानून को लेकर अगर दिक्कत है, तो आप
प्रस्तावना पे जाएंगे। प्रस्तावना ये क्लियर करेगी कि संविधान की प्रकृति कैसी है, क्योंकि संविधान में की प्रस्तावना में सारी बातें लिखी गई हैं जो संविधान की विशेषता को दर्शाने का काम करती है, उसकी क्वालिटीज को दर्शाने का काम करती है। यानी संविधान जो प्रस्तावना है ये एक टॉर्च की तरह है जो बेसिकली रास्ता दिखाने का काम करती है। चलिए अब बात करते हैं ये आई कहाँ से, प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया। तो ये सब बातें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है, ये मैंने लिखा दी। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, वैसे आई कहाँ से। तो आपको पता होगा तो संविधान सभा की तीसरी बैठक थी जो 3 दिसंबर 1946 को जो तीसरी बैठक हुई थी, तो उस समय जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। मैंने पढ़ाया है, तुम्हें देखना, उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। तो उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब संविधान का उद्देश्य क्या हो, और वही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के बनी प्रस्तावना। क्या बनी बच्चों? प्रस्तावना। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव का नाम प्रस्तावना पड़ा, यही संविधान की प्रस्तावना बना दी गई। और इसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकारा गया। कब? तो भैया संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, उसमें एक उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया गया था? JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो इस उद्देश्य प्रस्ताव को बाद में 22 जनवरी 1947 में संविधान के प्रस्तावना के रूप में स्वीकार लिया गया। तो प्रस्तावना एक प्रकार की उद्देशिका होती है, उद्देशिका, उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देशिका इसी को बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगर बच्चे भारतीय प्रस्तावना जो है उसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, और बीच में बहुत सारे शब्द हैं जो संविधान की प्रकृति को दर्शाने का काम करते हैं। फिर बाद में 26 नवंबर 1949 को हम इसे इसको मतलब लागू करने का काम करते हैं। तो वो सब बातें लिखी हुई है इसके अंदर। अब हम भारत के लोग जो है, इससे भी क्वेश्चन कर लिया जाता है कि भारतीय प्रस्तावना की शुरुआत किससे होती है? हम भारत के लोग। हम भारत के लोग कहने का क्या मतलब है? हम भारत के लोग कहने का मतलब ये है कि संविधान जो बनाया है वो केवल भारतीय लोगों के द्वारा निर्मित है, और भारतीय लोग ही इसके अंदर जितनी भी कानून वगैरह बनाएंगे या इसका शासन चलाएंगे भारत का, तो वो भारत के लोग ही चलाएंगे। और यही है संप्रभुता। क्या है बच्चों? संप्रभुता। अच्छा चलिए देखते हैं। अब प्रस्तावना के अंदर कुछ शब्द हैं जिनका विस्तृत रूप से वर्णन करता हूँ मैं। कुछ आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, मैं पढ़ के सुना सकता हूँ हालांकि, ठीक है। भारतीय प्रस्तावना है क्या, तो मैं पढ़ के सुना सकता हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियम और आत्म अर्पित करते हैं। लेकिन हमें कुछ नहीं करना बच्चों, इसको याद करके याद हो जाए तो बेटर है, बट क्या करेंगे। तो इसमें जो शब्द यूज हुए हैं जैसे कि संप्रभुता ही हुआ है, समाजवादी हुआ है, धर्मनिरपेक्ष हुआ है, तो इसको मैं समझाता हूँ। तो सबसे पहला शब्द आता है संप्रभुता। संप्रभुता क्या होती है? संप्रभुता जरा समझेंगे। देखिए बच्चों, जैसे कि आज भारत है, तो भारत की कोई भी समस्या हो, भारत की कोई भी समस्या हो, चाहे उसकी बाउंड्री से संबंधित समस्या हो, चाहे कानून की समस्या हो, देश के अंदर कोई अगर कोई बड़ी आपदा आ गई उसकी समस्या हो, कोई कानून बनाने की समस्या हो, जो भी समस्या हो वो भारत की समस्या केवल भारत की सरकार निपटाएगी, भारत के लोग निपटाएंगे। अर्थात भारत के आंतरिक और बाह्य मामले, आंतरिक चाहे बाह्य मामले, उनका निस्तारण जो करेगी, क्या निस्तारण, उनको समाप्त करना, उनका रिजोल्यूशन क्या होगा, तो उनका निस्तारण जो है केवल और केवल भारत के लोग करेंगे, भारत की सरकार करेगी, कोई बाह्य व्यक्ति नहीं करेगा। इसी को बोलते हैं संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब ये होता है कि किसी देश के आंतरिक व बाह्य मामलों के अंदर किसी भी बाह्य व्यक्ति का, बाह्य देश का हस्तक्षेप नहीं होगा, इसी को कहा जाता है संप्रभुता। और तुम जानते हो भारत एक पूर्ण संप्रभु देश है जो अपने आंतरिक या बाह्य मामलों को पूर्ण रूप से निस्तारित
कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मैं तुम्हें बता दूं कि बच्चों कुछ पॉइंट बता देता हूँ। संप्रभुता का अर्थ पता चल गया होगा कि हमारे आंतरिक और बाह्य मामलों में किसी भी बाह्य देश या व्यक्ति का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। हम भारतीय लोग, हमारी सरकार, हमारे द्वारा चुनी गई सरकार ही केवल उन मामलों को निस्तारित करेगी। बच्चों 1908 की अगर बात करूं तो कांग्रेस ने एक, जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो उस समय पार्टी हुआ करती थी कांग्रेस, आपको पता होगा। तो उसने डोमिनियन स्टेट की स्टेटस की बात करी थी। डोमिनियन स्टेट, स्टेटस भी कह सकते हैं, एक स्टेटस भी है, स्टेट राज्य को कह देते हैं। डोमिनियन स्टेट, डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है ऐसा स्टेट जो स्वतंत्र तो होगा लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाह्य और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेगा उसका प्रमुख देश, यानी कि जो ब्रिटेन था तो ब्रिटेन का डोमिनियन बन जाएगा भारत। ऐसी मांग भी की गई थी। बावजूद इसके जब लास्ट में आए तो जब माउंटबेटन योजना वगैरह आई तो उसी समय भी ये कहा गया कि भारत और पाकिस्तान नाम के दो डोमिनियन स्टेट बनाए जाएंगे। डोमिनियन स्टेट का मतलब जिनपे फिर भी कहीं ना कहीं ब्रिटेन का हस्तक्षेप रहेगा। तो डोमिनियन का मतलब होता है कि अगर डोमिनियन स्टेट है तो उसमें संप्रभुता नहीं रहेगी, क्योंकि उस पर कहीं ना कहीं फिर भी जो है क्या होगा, कहीं ना कहीं फिर भी जो मुख्य देश होगा उसका हस्तक्षेप रहता है। तो डोमिनियन स्टेट का मतलब है संप्रभुता का ना होना, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन आज हमारा देश पूर्ण स्वतंत्र और पूर्ण संप्रभु देश है, इस पे किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है, ये कोई डोमिनियन स्टेट नहीं है, ठीक है। इसके बाद बच्चे 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता, राष्ट्रमंडल की सदस्यता भी ली भारत ने, और जिसका प्रमुख कौन था, ब्रिटेन। लेकिन भारत ने एक इस तरह का तर्क रखा और इस तरह का एक कॉन्ट्रैक्ट जैसा तैयार किया कि हम राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करते हैं। राष्ट्रमंडल में वो कंट्रीज आते थे जिन पे लगभग ब्रिटेन का क्या रहा हो शासन, कॉलोनीज कह सकते हैं आप उनको, उपनिवेश। तो 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल देशों की सदस्यता स्वीकार कर ली, ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। लेकिन बच्चों उसने ये तय कर दिया कि हम राष्ट्रमंडल की सदस्यता तो स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर ब्रिटेन का किसी भी तरह का हमारे मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, यानी कि हमारी संप्रभुता बिल्कुल भी कम नहीं होगी। हमारा देश एक पूर्ण संप्रभु राष्ट्र रहने वाला है। तो ये मतलब था बच्चों संप्रभुता का। तो भारत एक संप्रभु राष्ट्र है क्योंकि उसके आंतरिक एवं बाह्य मामलों में, उसकी समस्याओं में कोई भी बाह्य व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। नंबर 2 देखते हैं, समाजवादी। समाजवादी राष्ट्र, ये क्या होता है समाजवाद? मैंने समाजवाद के बारे में बताया होगा, एक साम्यवाद बताया होगा, एक समाजवाद बताया होगा, दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। समाजवादी व्यवस्था ये है कि बच्चों देश के अंदर जनता के लिए जितने भी संसाधन हैं, वितरण के जितने भी संसाधन हैं, तो उन संसाधनों का उपयोग सभी देश के वासी, देश के लोग समान रूप से किसी भी भेदभाव के बिना वो कर सकते हो। यही समाजवाद है। समाजवाद का अर्थ ही है कि देश के संसाधनों का उपयोग समान रूप से देश के सभी नागरिक बिना भेदभाव के करें, यही समाजवाद है। समाजवाद को आप समानवाद भी सोच सकते हो एक मिनट के लिए। समानवाद का मतलब समान रूप से संसाधनों का वितरण। तो जो संसाधनों का वितरण हो बच्चों, वितरण, तो वो क्या हो, समान रूप से हो सभी के लिए। ये नहीं अमीर गरीब में अंतर देखा जाएगा कि अमीर को ज्यादा चीजें दे दी गई हो, प्रोवाइड करा दी गई हो, और गरीब को नहीं कराई हो। तो समान रूप से उनका संसाधनों का वितरण किया जाएगा। संसाधन माने कोई भी चीजें हो देश के अंदर। आप देखते हैं अगर सरकार है तो आप देखिए एक चीज, बड़ा कंसेप्ट सिंपल सा है कि अगर रेल चलती है भारत में, ट्रेन, ये रेल सरकार के अंडर में है तो आपको किराया बहुत कम देना पड़ता है। लेकिन बच्चों सोचिए अगर यही रेल, यही ट्रेन प्राइवेट सेक्टर में हो तो क्या किराया इतना ही रहेगा जितना अब रहता है? नहीं रहेगा ना। तो सरकार एक कल्याणकारी भावना से लोगों के हित के लिए, लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए संसाधनों का वितरण समान रूप से करती है और उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। बच्चों यही क्या है, समाजवाद है। समाजवाद दो तरह के हो सकते हैं, एक तो साम्यवादी समाजवाद, मतलब साम्यवाद हो सकता है। एक तो साम्यवाद दिया था बच्चों उसने कार्ल मार्क्स ने, और एक गांधीवादी समाजवाद था। गांधीवादी समाजवाद में उग्रता देखने को नहीं मिलती है, जबकि आप अगर
कार्ल मार्क्स देखोगे तो उसमें उग्रता से समानता लाने की कोशिश की जाती है, उग्रता से, है ना। तो खैर इतनी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हम, और ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। 42वें संविधान, तो मैं लिखाऊंगा जो संशोधन हुए थे वो कौन से संविधान संशोधन के तहत हुए थे। अभी मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, अभी केवल समझा रहा हूँ। तीसरा शब्द बच्चों हमारा धर्मनिरपेक्ष। बच्चे तीन तरह के राज्य होते हैं, तीन तरह के राज्य होते हैं। फर्स्ट वन, जो धर्म का विरोध करते हैं। नंबर 2, जो धर्म का समर्थन करते हैं। और एक वो जो तटस्थ रहते हैं, ना वो समर्थन करते हैं ना वो विरोध करते हैं धर्म का। यानी कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, धर्मनिरपेक्ष देश का मतलब, राज्य का मतलब ये है बच्चों कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब है तटस्थ रहने वाले। क्या रहने वाले? तटस्थ रहने वाले। ये तो मैंने 3 राज्य बताए थे आपको, 3 तरह के राज्य बताए थे कि 3 तरह के राज्य हो सकते हैं, 3 तरह के देश हो सकते हैं। एक तो जो धर्म का विरोध करे, किसी भी धर्म का विरोध करेंगे वो, ठीक है। दूसरा, धर्म का समर्थन करे, किसी एक धर्म का समर्थन करेंगे वो। और तीसरा है वो तटस्थ रहे। तटस्थ का मतलब ना वो विरोध करेंगे ना वो समर्थन करेंगे। जैसा कि भारत के अंदर क्या है? तटस्थता है, इसी को कहा जाता है धर्मनिरपेक्ष। देखो भारत में ना तो किसी धर्म को सपोर्ट किया जाता है और ना ही भारत के अंदर किसी देश पे धर्म का विरोध होता है, चाहे वो धर्म सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, सभी को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 25 to 27 अगर हम जाएंगे मूल अधिकारों में, सभी को किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। कोई भी किसी धर्म को मान सकता है। लेकिन आप जैसे सऊदी अरबिया में जाएंगे तो इसका धर्म क्या है? इस्लाम। जितनी भी अरब कंट्रीज हैं, तुम्हारा बांग्लादेश हो गया, तुम्हारा इधर अफगानिस्तान हो गया, तो इनके अपने जो है धर्म है। और वो धर्म क्या है? तो वहाँ धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। वहाँ कोई भी व्यक्ति हिंदू धर्म को स्वीकार नहीं कर सकता या अन्य धर्म को, ईसाई धर्म को स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ के राज्य जो है वो धर्म का समर्थन करते हैं, किसी एक धर्म का समर्थन करते हैं, ठीक है। तो हमारा देश कैसा है? धर्मनिरपेक्ष, क्योंकि हमारा ना तो धर्म का समर्थन करता है और ना ही क्या करता है? धर्म का विरोध करता है। वो क्या रहता है? अपनी जगह तटस्थ रहता है। क्या रहता है? तटस्थ रहता है। तो वो किसी भी धर्म का विरोध या किसी भी धर्म का समर्थन नहीं करता है, और ऐसी स्थिति को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है, ठीक है। तो पता चल गया क्यों है हमारा देश धर्मनिरपेक्ष। और इसको भी, इस शब्द को भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में ऐड किया गया था। आगे देखते हैं बच्चों, एक शब्द है लोकतांत्रिक, वो मैंने तुम्हें बता दिया था। एक शब्द है गणतंत्र, वो ऑलरेडी बताया जा चुका है। लोकतंत्र क्या है, गणतंत्र क्या है। न्याय आप जानते हैं, न्याय हो, समान रूप से न्याय हो सभी के साथ बिना भेदभाव के, है ना। न्याय का मतलब है सच की प्राप्ति। स्वतंत्रता आप जानते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक आप कार्य कर सके, यह स्वतंत्रता है। और आर्टिकल 19 में आपको पता है स्वतंत्रताओं के विषय में बताया गया है। समानता का मतलब क्या है? समानता, ये बता देता हूँ मैं, समानता, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में कोई फायदा नहीं है वनडे एग्जाम में। समानता, समानता बच्चों 3 प्रकार की होती है। सामाजिक समानता, आर्थिक समानता और राजनीतिक समानता। क्या मतलब है बच्चे? सामाजिक समानता का मतलब ये है किसी भी व्यक्ति से लिंग का मतलब वो आदमी है या पुरुष, इस आधार पर लिंग जाति और उसके मतलब क्षेत्र वगैरह के हिसाब से, लिंग जाति के हिसाब से उससे भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। वो आदमी है, क्या है, जाति का मतलब वो किस जाति का है, धर्म किस धर्म का है, हिंदू है, मुस्लिम है, इस आधार पे जो है कभी भी उससे भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तो लिंग, जाति और धर्म के आधार पे क्या मिलनी चाहिए? समानता होनी चाहिए। सब समान है, कोई भी किसी वर्ण जाति का हो, लिंग का हो, पुरुष या महिला मतलब हो, या किसी भी धर्म का हो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो सामाजिक, इसी को बोलते हैं सामाजिक समानता। और यही सामाजिक न्याय है बच्चों। यही क्या है? सामाजिक न्याय है। अगर आप देखेंगे दूसरा, इसमें क्या अर्थ है? समानता और न्याय एक ही बात है। वैसे न्याय की बात मैं यहाँ कर रहा हूँ, न्याय ये भी समानता ही है,
ठीक है। न्याय, दूसरी आर्थिक न्याय होता है, मैं शायद समानता बोल गया सबको। न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक। आर्थिक न्याय का मतलब यह है आर्थिक रूप से लोगों में विभेद नहीं किया जाएगा कि अमीर के साथ अलग व्यवहार, गरीब के साथ अलग व्यवहार, सबको बराबर न्याय मिलेगा। राजनीतिक न्याय का मतलब ये होता है बच्चों कि सबको राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे कोई व्यक्ति अमीर हो चाहे वो गरीब हो, ये न्याय का अर्थ था। तो प्रस्तावना में बहुत सारे शब्दों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, अब मैं इसको धीरे धीरे खत्म करता हूँ। और असली बात आती है अब ये बच्चों कि क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। प्रस्तावना में संशोधन आज ही खत्म कर देंगे बस इसको। प्रस्तावना में जो पॉसिबल क्वेश्चन है वो सारे करा दूंगा, चिंता मत करो, वनडे एग्जाम में से कुछ नहीं बचते जाएगा आपका, ठीक है। प्रस्तावना में संविधान संशोधन, सॉरी, प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं नहीं, एक बड़ा मुद्दा है बच्चे। 1960 की बात करते हैं तो 1960 में एक केस आया जिसको बोलते हैं बेरुवाड़ी यूनियन केस, ठीक है। 1960 में एक याचिका दायर की गई जिसके माध्यम से ये पता करने की कोशिश की गई कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि प्रस्तावना, ध्यान से सुनना, प्रस्तावना, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, और जब प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है बच्चों तो इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। क्योंकि बच्चों एक चीज जान लीजिए, यहाँ एक चीज जान लीजिए कि जो चीज संविधान का अंग होगी उसी में संशोधन किया जाएगा, क्योंकि वही तो संविधान होगी। लेकिन जब प्रस्तावना को संविधान का अंग ही नहीं मान रहे हैं, उसे संविधान से अलग रख रहे हैं, तो उसमें संशोधन भी नहीं होगा। और 1960 में प्रस्तावना में संविधान के संशोधन को क्या कर दिया, मना कर दिया। फिर कुछ दिनों बाद 1973 में एक मामला आया जिसको बोलते हैं केशवानंद भारती मामला। क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं बेरुवाड़ी यूनियन मामला। केशवानंद, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से संबंधित है। केशवानंद भारती मामला केस है बच्चे, ये सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं वगैरह जाती है। केशवानंद भारती मामले में फिर से यही याचिका दायर की गई, बताइए कि प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं नहीं, चैलेंज किया गया मतलब एक तरह का। तो प्रस्तावना में अब की बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान का अंग है प्रस्तावना, और प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। ध्यान से सुनना मेरी बात, संशोधन हो सकता है, हो सकता है, परंतु संविधान के मूल ढांचे पर प्रहार नहीं होना चाहिए। मूल ढांचे पर प्रहार का क्या मतलब है, अब ये जरा समझना, एक बहुत बेसिक सी बात समझाता हूँ मोटे तौर पे, इतनी बात समझ आ गई होगी आपको। उन्होंने कहा संविधान प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है परंतु उसके मूल ढांचे में प्रहार नहीं होना चाहिए। जैसे कि मूल रूप से जब संविधान बना तो उसके प्रस्तावना में एक शब्द डाला गया बच्चों, जैसे कि मान लीजिए न्याय। तो एक बात बताओ, आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि न्याय को काट दें, है ना, फिर तो संविधान की प्रकृति ही बदल जाएगी। भाई संविधान के मूल ढांचे का मतलब यह है कि संविधान सभा के जो लोग थे उनकी मूल भावना थी संविधान, उनकी इच्छा थी संविधान। अगर आप संविधान के उन मूल चीजों को ही खत्म कर देंगे प्रस्तावना से संशोधन कर करके, तो वो संविधान के जो वो लोग थे उनकी मूल भावना संविधान नहीं रह जाएगा, अब संविधान बदल जाएगा। तो इसलिए कहा गया कि संशोधन तो आप करिए प्रस्तावना में, कोई नया शब्द जोड़ सकते हैं जो बेहतरीन हो, वो तो संसद करेगी अपने आप, परंतु संविधान के मूल ढांचे पर प्रहार नहीं होना चाहिए। पता चले इसकी संविधान की नेचर ही बदल गई, प्रकृति बदल गई। समाजवाद की प्रकृति थी मान लीजिए संविधान की, और तुमने पता नहीं क्या कर दिया, मान लो धर्मनिरपेक्ष संविधान, तो धर्मनिरपेक्ष की जगह तुमने ऐसा कर दिया कि धर्मनिरपेक्ष शब्द को काट दिया, पता चला भारत की सरकार किसी एक धर्म को सपोर्ट कर रही है, जो कि गलत है। तो मूल ढांचे को पर प्रहार ना हो। तो ये कहा गया कि आप संविधान प्रस्तावना में संशोधन करिए लेकिन मूल ढांचे पर प्रहार ना हो, नहीं होना चाहिए मूल ढांचे पर प्रहार। और ये बच्चों मामला कब आया, 1973, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस मामले में, केशवानंद भारती मामले में, किससे संबंधित है कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं। तो क्या कहोगे, अब संशोधन हो सकता है परंतु मूल ढांचे पर प्रहार नहीं होना चाहिए। अब देखिए, तो जब इतनी बात कह दी तो अब तो संशोधन होना था, और तुम्हें पता हो तो एक संशोधन आया, 42वां संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, पूरा लिख देता हूं, चलो, संविधान संशोधन 19
1976 यानी जस्ट 3 साल बाद केशवानंद भारती मामला 1973, और संविधान संशोधन हुआ जिसका नंबर था, वो संविधान संशोधन भारत में उससे पहले भी संविधान संशोधन हो चुके थे, लेकिन संविधान संशोधन था ये 42वां, और कौन से सन में हुआ था, 1976 में। और बच्चों यहाँ 3 शब्द और जोड़े गए प्रस्तावना में, हटाया कुछ नहीं, 3 शब्द और जोड़ दिए गए। एक शब्द था बच्चों समाजवादी, नंबर 2 था धर्मनिरपेक्ष, ध्यान रखेंगे ये बहुत आते हैं एग्जाम में, निरपेक्ष। और एक शब्द है बच्चों अखंडता। क्या है? अखंडता का मतलब अटूटता, यानी एक होना किस चीज का, यूनिटी होना, अखंडता। तो 3 शब्द बच्चों 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे, आपको पता होना चाहिए। तो ये थी प्रस्तावना बच्चों संविधान की, जिसके बारे में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ इसके अंदर, और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन प्रस्तावना से हो तो पुराने पेपर उठा के देख लेना। आपको लगेगा कि हाँ नहीं कराया है तो तुम बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आज के लिए इनफ है, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।